हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। चैप्टर 6 हमारा है इवोल्यूशन यानी कि विकास। इसमें हमने आपको इसके पहले भी 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेनले मिलर एवं यूरो का प्रयोग। देखिए, स्टेनले मिलर एक साइंटिस्ट है और इनके ही गुरु थे जिनका नाम था यूरो। इन्होंने मिलकर के एक प्रायोगिक प्रदर्शन किया। देखिए, इन्होंने क्या किया, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके संबंध में एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं ओपेरिनवाद यानी ओपेरिन का सिद्धांत। तो ओपेरिन और हेल्डेन ने एक जैव रसायनवाद का सिद्धांत दिया था। उसी जैव रसायनवाद के सिद्धांत का मिलर एवं यूरो ने प्रायोगिक प्रदर्शन किया। मतलब इसका प्रैक्टिकली जो है प्रमाण कैसे निकाला वो किया स्टेनले मिलर एवं यूरो ने। तो देखिए, जो हमारे स्टेनले मिलर व यूरो का प्रयोग है, ये प्रयोग किस पर डिपेंड है, जो ओपेरिन मॉडल है। तो ओपेरिन का जो सिद्धांत था, ओपेरिन एवं हेल्डेन का जो सिद्धांत था जिसको हम बोलते हैं जैव रसायनवाद का सिद्धांत। तो सबसे पहले यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिख रखे हैं जिसको कि आपको समझना है स्टेनले मिलर एवं यूरो के प्रयोग से संबंधित। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, देखिए कि ओपेरिन एवं हेल्डेन के जैव रसायनवाद का समर्थन। मतलब जो ओपेरिन और हेल्डेन का जैव रसायनवाद है उसका समर्थन किया। किसने समर्थन किया? तो मिलर एवं यूरो ने समर्थन किया। अब आप पूछेंगे कि जैव रसायनवाद क्या था। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं जैव रसायनवाद की, तो जैव रसायनवाद का मानना क्या है, ओपेरिन और हेल्डेन का सिद्धांत या उनका मानना क्या था कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो जीवन की उत्पत्ति के समय कुछ रसायन रहे होंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, ये पदार्थ जो है, ये रसायन जो है जीवन की उत्पत्ति के समय में आदि वातावरण में रहे थे। आदि वातावरण में आपको याद रखना है कि स्वतंत्र ऑक्सीजन का अभाव था। यानी जो हमारा उस समय का आदि वातावरण था उसमें स्वतंत्र रूप से जो O2 थी वो क्या थी, अनुपस्थित थी। यानी मुक्त ऑक्सीजन जो O2 थी ये क्या थी, अनुपस्थित थी। तो आदि वातावरण में आपको याद रखना है ऑक्सीजन तो क्या थी, अनुपस्थित थी। तो यहां पे आदि वातावरण में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये गैसें उपस्थित थी। मतलब ये रसायन जो है उपस्थित थे। जब ये रसायन आपस में मिले तो देखिए, आपस में मिल करके ये रसायन जो है कई पदार्थों का निर्माण किए, यानी कई सारे सरल अणुओं का निर्माण किए। तो जब कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिले तो ये सबसे पहले क्या किए, कई सारे सरल अणुओं का निर्माण किए। तो कई सारे सरल अणु कौन कौन से बने, देखिए सबसे पहले कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बनाया मीथेन। क्या बनाया? मीथेन बनाया। इसके बाद हाइड्रोजन ने जब नाइट्रोजन के साथ क्रिया किया तो क्या बना लिया, NH3 बना लिया, यानी कि अमोनिया बना लिया। फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिले तो हाइड्रोजन का क्या बन गया, अणु बन गया। जो हमारा आदि वातावरण था उसमें जल उपस्थित नहीं था, मुक्त रूप से यानी स्वतंत्र रूप से जल उपस्थित नहीं था। जल किसके रूप में उपस्थित था? तो जो हमारा H2O उपस्थित था वो किसके रूप में उपस्थित था, जल वाष्प के रूप में। किसके रूप में उपस्थित था? जो हमारा H2O उपस्थित था ये किसके रूप में उपस्थित था, जल वाष्प के रूप में, यानी वाटर वेपर के रूप में उपस्थित था। तो सबसे पहले तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो मिलर एवं यूरो ने प्रयोग किया, तो मिलर एवं यूरो ने पूरे के पूरे जो ओपेरिनवाद था, ओपेरिनवाद मतलब जो ओपेरिन का सिद्धांत था जिसको हम ओपेरिनवाद कहते हैं, जो कि सिद्धांत है जैव रसायन का सिद्धांत। तो ओपेरिन का जो जैव रसायनवाद का सिद्धांत है, तो ओपेरिन के जैव रसायनवाद सिद्धांत का समर्थन किया। किसने समर्थन किया? तो मिलर एवं यूरो ने। और इसी सिद्धांत का उन्होंने प्रायोगिक प्रदर्शन करके देखा। तो जैव रसायनवाद जो है, ओपेरिन और हेल्डेन का जो जैव रसायनवाद है, यह सिद्धांत क्या कहता है कि सबसे पहले कुछ रसायन रहे होंगे और यही रसायन क्या किए, आपस में मिलकर के सरल अणुओं का निर्माण किए। और जब ये सरल अणु आपस में मिले तो इन सरल अणुओं के आपस में मिलने से क्या बना, अमीनो एसिड बने। क्या बने? अमीनो एसिड बने, यानी कि अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ। इसके अलावा किसका निर्माण हुआ? शर्करा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? शर्करा का निर्माण हुआ। इसके अलावा कई सारे चीजों का निर्माण हुआ, जैसे लवणों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? कई सारे लवण का निर्माण हुआ।
तो इस प्रकार से सबसे पहले ओपरिन ने क्या बताया, ओपरिन एवं हेल्डेन ने बताया कि जैव रसायनवाद क्या होता है। इसका मतलब उन्होंने बताया, ओपरिन और हेल्डेन ने, कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो जैव रसायनों से हुई है। मतलब सबसे पहले जैव रसायन यानी कि रसायन पदार्थ रहे होंगे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और ये जब आपस में मिले तो सरल अणुओं का निर्माण हुआ। और ये जब सरल अणु आपस में मिले, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये जब आपस में मिले तो इन सरल अणुओं के मिलने से कुछ कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ और फिर इन्हीं कार्बनिक अणुओं से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। तो कोई भी कार्बनिक अणु ही क्या होते हैं, जीव द्रव्य, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में, तो प्रोटोप्लाज्म का भौतिक आधार होता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होने वाली इंपॉर्टेंट चीजें होती है, शर्कराएं हो गई, अमीनो एसिड हो गए, इसके अलावा आपकी वसाएं हो गई, या इसके अलावा ग्लिसरॉल वगैरह हो गए। तो ये सब के सब क्या हैं, आवश्यक घटक होते हैं प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य के लिए। और आपको पता है क्या है, जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है। मतलब जीवन के निर्माण के लिए जीव द्रव्य की भूमिका सबसे अहम होती है। तो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा होता है उसमें यही सब, जब शर्करा उपस्थित होगी, अमीनो एसिड उपस्थित होगा, यही तो आपस में क्रिया करेंगे। अमीनो एसिड आपस में क्रिया करके प्रोटीन का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार शर्करा जब आपस में मिलेगी नाइट्रोजनी क्षारकों के माध्यम से तो किसका निर्माण होगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो जैव रसायनवाद है ओपरिन एवं हेल्डेन का, इन्होंने बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कार्बनिक पदार्थों से हुई है। तो कार्बनिक पदार्थ कैसे निर्माण हुए, तो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ इन रसायनों से। तो ये रसायन जब आपस में मिले तो सरल अणुओं का निर्माण किए, और ये जब सरल अणु आपस में मिलते गए तो इस प्रकार से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। और कार्बनिक अणुओं के निर्माण के फलस्वरूप ही ओपरिन और हेल्डेन ने बताया कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो कार्बनिक पदार्थों से ही हुई है। इसी को हम बोलते हैं जैव रसायनवाद। तो जो मिलर एवं यूरो थे, इन्होंने दोनों ने मिलकर के ओपरिन एवं हेल्डेन का जो जैव रसायनवाद सिद्धांत है इसका समर्थन किया। और समर्थन जब किया तो इसी का इन्होंने प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया। अब इन्होंने इसका प्रायोगिक प्रदर्शन कैसे किया उसके संबंध में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले समझनी है। देखिए, प्रयोगशाला में आदि वातावरण के समान वातावरण तैयार किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, स्टेनले, मिलर व यूरो ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब प्रायोगिक प्रदर्शन किया तो अपने प्रायोगिक प्रदर्शन में सेम वैसे वातावरण जो है अपने अंदर प्रयोगशाला में सेम उसी प्रकार का वातावरण तैयार किया जैसा वातावरण जो है आदि वातावरण में था। तो इन्होंने जब प्रायोगिक प्रदर्शन किया ओपरिन एवं हेल्डेन के सिद्धांत का, मिलर एवं यूरो ने, तो इन्होंने सेम वैसे ही वातावरण तैयार किया जैसे कि ओपरिन और हेल्डेन के टाइम में, यानी कि आदि वातावरण में जिस प्रकार का इन्वायरमेंट था, जिस प्रकार का वातावरण था, उसी प्रकार से वातावरण इन्होंने अपने प्रायोगिक प्रमाण के दौरान वातावरण को समान बनाया। मतलब जैसे आदि वातावरण का पूरा टेम्परेचर रहा होगा, जैसे आदि वातावरण का पूरा मेंटेन वातावरण रहा होगा, उसी प्रकार मिलर एवं यूरो ने अपने प्रयोग के दौरान इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जो कि आदि वातावरण के समान था। तो दूसरी पॉइंट तो आपको यह नोट करनी है कि जब मिलर एवं यूरो ने अपना प्रयोग किया तो उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जो कि आदि वातावरण के समान था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, उच्च तापयुक्त। उच्च तापयुक्त का मतलब क्या था, ऐसा माना जाता है कि जो आदि वातावरण था, आदि वातावरण में बहुत सारे विस्फोट वगैरह होते थे जिस कारण से टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, हाई टेम्परेचर था, लगभग देख सकते हैं आप 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा कहलाता है। तो लगभग उस समय का टेम्परेचर कितना था आदि वातावरण का, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस था। तो जब मिलर एवं यूरो ने अपना प्रयोग किया तो आप यहां पे भी देखेंगे कि मिलर एवं यूरो ने अपना जो प्रयोग किया उसमें भी इन्होंने एक ऐसा ही वातावरण तैयार किया जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रोडों की सहायता से लगभग 800 डिग्री टेम्परेचर का निर्माण किया। फिर इसके बाद देखना है आपको अपचायक वायुमंडल। अपचायक वायुमंडल का मतलब क्या है कि जब मिलर एवं यूरो ने अपना प्रयोग किया उस समय वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन का क्या था, अभाव था। यानी हाइड्रोजन की मात्रा क्या थी, हाइड्रोजन की मात्रा की अधिकता थी, इसलिए वातावरण कैसा था, अपचायक था। मतलब हाइड्रोजन ज्यादा था यानी वातावरण हमारा कैसा था, अपचायक था। और स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन क्या था, अनुपस्थित था। यानी मुक्त रूप से ऑक्सीजन जो है क्या थी, अनुपस्थित थी। तो आदि वातावरण में जो मुक्त ऑक्सीजन थी ये अनुपस्थित थी, हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए उस समय का जो वायुमंडल था वो कैसा था, अपचायक था। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया,
तो मिलर एवं यूरो ने अपने प्रयोग में आप देखेंगे कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इनको क्या किया उन्होंने 1:2:1 के अनुपात में लिया और साथ ही जल वाष्प को भी लिया। तो मिलर एवं यूरो के प्रयोग में यही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो उन्होंने मीथेन और हाइड्रोजन और अमोनिया, इनको कितना लिया? 1:2:1 में लिया। तो यह चीज आपको समझ में आ गई। और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि कई सारे दीर्घ अणुओं का निर्माण होगा, कई सारे कार्बनिक अणुओं का जल के साथ निर्माण होगा, और वही कार्बनिक अणुओं से फिर माना गया कि किसकी उत्पत्ति हुई है? जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो आपको सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मिलर एवं यूरो के प्रयोग के। चलिए अब हम यहां पे समझते हैं जो मिलर एवं यूरो का प्रयोग है उसका कैसे उन्होंने डायग्राम के थ्रू कैसे डायग्राम बनाया, कैसे वातावरण को मेंटेन किया और किस प्रकार से अपने सिद्धांत का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। इस डायग्राम में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। इस डायग्राम में सबसे पहले क्या था कि जो आदि वातावरण था उस समय जो जल थी किसके रूप में थी? जल वाष्प के रूप में थी। तो सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि एक बॉइलिंग वाटर कक्ष था। कौन सा कक्ष था? एक बॉइलिंग वाटर कक्ष था। मतलब एक ऐसा कक्ष का निर्माण किया उन्होंने जिसमें वाटर भर दिया और इसमें उन्होंने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, और जब इसको गर्म किया तो जल जो है वाष्प के रूप में निकलने लगी। यानी एक जो है हमारा वाटर बॉइलिंग कक्ष होता है। तो सबसे पहले पूरे के पूरे जो मिलर एवं यूरो का डायग्राम है इसमें आपको सबसे पहले इस कक्ष के बारे में पता होना चाहिए। इस कक्ष में पानी भरा होता है और ये पानी को क्या किया जाता है? उबाला जाता है, यानी गर्म किया जाता है। तो जब पानी को कहीं कहीं पे आपको डायग्राम में ऐसे नीचे बर्नर लगा दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे इलेक्ट्रोड भी लगाया गया है गर्म करने के लिए। तो अब ये जो वाटर बॉइलिंग कक्ष है, इस कक्ष में क्या होता है? इस कक्ष में हम भर देते हैं पानी को और पानी को हम गर्म करते हैं ताकि पानी जल वाष्प के रूप में निकले और जल वाष्प के रूप में आगे जो है पानी जाता जाए। इस प्रकार से तो पानी जो है जल वाष्प के रूप में ऊपर उठ करके आगे जाएगा। ठीक, तो आपने देखा कि इसमें एक वाटर बॉइलिंग कक्ष होता है जिसमें कि वाटर को बॉइल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वाष्प जल वाष्प के रूप में हमको जल उस समय कैसा था? जो आदि वातावरण था उसमें जल किसके रूप में उपस्थित था? जल वाष्प के रूप में उपस्थित था। तो हमको जो जल वाष्प लेनी है वो किसके रूप में लेनी है? जल वाष्प के रूप में लेनी है। जो जल को लेना है वो जल वाष्प के रूप में लेना है। तो जल वाष्प के रूप में जल यहां से निकल करके कहां जाएगा? ये पहुंचेगा यहां पे। अब इसमें एक मेन कक्ष होता है। ये वाला जो कक्ष आपको दिखाई दे रहा है ना, इस कक्ष को हम बोलते हैं मेन कक्ष, और इस कक्ष को हम बोलते हैं स्पार्क डिस्चार्ज। क्या है? ये स्पार्क कक्ष होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्पार्क कक्ष बोलते हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको हम स्पार्क कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम स्पार्क कक्ष बोलते हैं। अब स्पार्क कक्ष का मतलब क्या है कि इस कक्ष का जो टेम्परेचर होता है ना, हमने क्या बताया कि जो आदि वातावरण का टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। तो मिलर एवं यूरो ने क्या किया कि ये जो अपना स्पार्क कक्ष बनाया, इस स्पार्क कक्ष में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला है, एक इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव चार्ज वाला है। तो इन्होंने क्या किया? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, और 2 इलेक्ट्रोड लगा करके जब विद्युत धारा प्रवाहित की और इतना टेम्परेचर इसके अंदर इकट्ठा किया, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि आदि वातावरण का टेम्परेचर था। तो आदि वातावरण के समान इन्होंने टेम्परेचर एकत्रित किया किसके माध्यम से? इलेक्ट्रोड लगा करके। तो इलेक्ट्रोड लगा करके जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की तो इसके अंदर जो है गर्म टेम्परेचर जो है इसके अंदर उपस्थित हो गया। अब इसके बाद देखिए एक कक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं यहां पे कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब होता है संघनित्र पात्र। क्या होता है? इसको आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं? संघनित्र। तो संघनित्र का मतलब क्या है कि ऐसी जगह जहां पे हम वाटर को या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ निकल करके आएंगे उसको ठंडा करने के लिए यहां पे संघनित्र लगा दिया जाता है। तो यहां से एक जगह होती है जहां से हम वाटर को अंदर डालते हैं और यहां से वाटर जो है बाहर निकलता है, और ये कंडेंसर जो है क्या करता है? संघनित्र जो है जो भी वाटर आएगा गर्म वाटर, इसको ठंडा करने का काम करेगा। अब इसके नीचे आपको ये जो पूरी की पूरी जगह दिखाई दे रही है, यहां पे पूरे के पूरे जब यहां पे जो भी गैसें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के साथ बन करके आएंगे वो सब कहां इकट्ठा होंगे? इस वाली जगह में इकट्ठा होंगे। तो इस वाली जगह में आप देखेंगे लिखा भी है यहां पे कि वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो भी वाटर कंटेन होगा इकट्ठा होगा, और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इकट्ठा होंगे वो सब इसी वाले भाग में इकट्ठे होंगे।
तो जो यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट है, मतलब वाटर की जो बूंदे हैं, जब यहाँ पे आएगी तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहेंगे जो कि सब के सब वाटर के साथ आकर के यहाँ पे इकट्ठा होंगे। तो इस प्रयोग में देखिए मिलर एवं यूरो ने सबसे पहले क्या किया, एक चीज और आपको नोट करनी है, ये हमारे पास एक वैक्यूम पंप है। अब आप पूछेंगे कि वैक्यूम पंप को क्यों लगाया गया है, तो वैक्यूम पंप का संबंध इसलिए है क्योंकि आदि वातावरण जो था, उस आदि वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन का क्या था, अभाव था। तो मिलर ने अपना जो प्रयोग बनाया, मिलर व यूरो ने, वो सेम टू सेम अपने प्रायोगिक प्रदर्शन में वैसे ही वातावरण तैयार किया जैसे कि उस समय के आदि वातावरण में था। तो आदि वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन का क्या था, अभाव था। तो जब इन्होंने देखा कि आदि वातावरण में ऑक्सीजन का अभाव था, तो इन्होंने जो अपना प्रायोगिक प्रमाण के लिए डायग्राम बनाया, इसमें इन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम पंप लगा दिया और वैक्यूम पंप के सहायता से अंदर की जो भी ऑक्सीजन थी उसको बाहर खींच के निकाल दिया। तो जब इसके अंदर की पूरी ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो जो हमारा अंदर का पूरा वातावरण बचा है, ये कैसा है, ये अपचायक है। मतलब इसमें जो है स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन उपस्थित अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वैक्यूम पंप की सहायता से पूरी की पूरी इसके अंदर की ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया है। तो चलिए, अब इन्होंने क्या किया, तो मिलर एवं यूरो ने क्या किया कि 1:2:1 के अनुपात में उन्होंने क्या ले लिया, तो उन्होंने 1:2 और यहां पे 1, ये हाइड्रोजन है हमारा। तो उन्होंने 3 चीजें लिया है ना, कौन कौन सा चीज लिया, मीथेन लिया, इसके बाद उन्होंने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, और अमोनिया लिया, क्या लिया, अमोनिया लिया NH3, और इसके बाद क्या लिया, हाइड्रोजन लिया। तो 1:2:1 के अनुपात में उन्होंने 3 गैसों को लिया, किसको किसको, मीथेन को, अमोनिया को और हाइड्रोजन को। और इसके साथ ही साथ यहां पे जल वाष्प यानी जल भी उपस्थित है। तो जल किसके रूप में उपस्थित है, जल उपस्थित है यहां पे जल वाष्प के रूप में। किसके रूप में उपस्थित है, तो यहां से जो जल वाष्प निकल करके गई, ये जल वाष्प निकल करके आई कहां पे, इस हमारे स्पार्क वाले चैम्बर पे, यानी स्पार्क कक्ष में आई। तो स्पार्क कक्ष में हमने लिया मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को 1:2:1 के अनुपात में, और हमने इसमें क्या मिला लिया, जो जल आई है जल वाष्प के रूप में, इसको भी यहां पे मिला लिया गया। तो अब यहां पे क्या किया गया, इलेक्ट्रोड लगा करके यहां पे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग मेंटेन किया गया। मतलब ये जो हमारा वातावरण है, इसमें ये जो हमारा स्पार्क कक्ष है, इसमें 800 डिग्री टेम्परेचर जो है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से और इलेक्ट्रोड की सहायता से उत्पन्न किया गया। तो जब इतना इलेक्ट्रोड की सहायता से इतना ताप उत्पन्न किया गया, तो इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि ये मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन आपस में जब इन्होंने क्रिया किया, तो क्रिया करके इन्होंने कई सारे कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, कई सारे कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया। और सारे के सारे कार्बनिक अणु जैसे हैं, वो सब जल की बूंदों के रूप में, मतलब जल वाष्प के साथ सभी के सभी कार्बनिक अणु जो है, जैसे ही कंडेंसर के पास पहुंचेंगे, ये सब ठंडे होते जाएंगे और धीरे धीरे आकर के जो भी यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो भी यहां पे कार्बनिक रसायन बने हैं, कार्बनिक यौगिक बने हैं, वो सब जल की बूंदों के साथ आ गए हैं और आ करके यहां पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो मिलर और यूरो ने अपने प्रयोग का जो प्रायोगिक प्रदर्शन किया, उसमें इन्होंने यही बताया, पूरे के पूरे प्रयोग में उन्होंने यही सिद्ध किया कि जो ओपरिनवाद था, ओपरिनवाद का कहना था कि शुरू में जो है कुछ रसायन थे और वही रसायन आपस में मिलकर के कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं और फिर कार्बनिक अणुओं से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो मिलर एवं यूरो ने प्रयोग किया, तो इसमें उन्होंने यही किया पूरा का पूरा। और जो भी कार्बनिक पदार्थ यहां पर इकट्ठा हुए, तो उन्होंने ये माना कि कार्बनिक पदार्थ ही आपस में मिलकर के कार्बनिक पदार्थों के बहुत सारे बड़े बड़े यानी कि दीर्घ अणुओं का निर्माण करते हैं और यही दीर्घ अणु आपस में चल करके प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो जीव द्रव्य होता है, इसका भौतिक आधार बनाते हैं और इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति होती है। तो मिलर एवं यूरो ने अपने प्रयोग में क्या किया, ओपरिनवाद की पुष्टि की और ओपरिनवाद के सिद्धांत का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। तो जो ओपेरिन और हिल्डेन का जो सिद्धांत था, जिसको हम बोलते हैं जैव रसायनवाद का सिद्धांत, तो जैव रसायनवाद के सिद्धांत का पूरा प्रायोगिक प्रमाण यहां पे या प्रायोगिक प्रदर्शन स्टेनले मिलर और उनके गुरु यूरो, इन दोनों के द्वारा प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें इन्होंने क्या किया, एक आदि वातावरण के समान ही क्या बनाया, वातावरण तैयार किया
और चूंकि आदि वातावरण में क्या था, स्वतंत्र ऑक्सीजन का अभाव था, इसलिए जो हमारा आदि वातावरण था वहां पे जो हाइड्रोजन गैस उपस्थित थी, चूंकि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण हमने ये माना कि जो हमारा आदि वातावरण था वो कैसा था, अपचायक था। तो पूरे के पूरे अपने प्रायोगिक प्रमाण में जो मिलर एवं यूरो ने अपना प्रायोगिक प्रमाण किया, इसमें इन्होंने अपचायक वायुमंडल बनाया जिसमें कि स्वतंत्र ऑक्सीजन का अभाव था। जो भी ऑक्सीजन थी वैक्यूम पंप के सहायता से बाहर निकाल दिया गया ताकि अंदर का जो हमारा वातावरण रहे वो कैसा रहे, अपचायक रहे। इसके अलावा दूसरी चीज इन्होंने ये भी देखी अपनी प्रायोगिक प्रमाण में कि जो जल उपस्थित था आदि वातावरण में वो किसके रूप में था, जलवाष्प के रूप में था। तो उन्होंने जो वातावरण तैयार किया उसमें जल को यहां पे इलेक्ट्रोडों की सहायता से इन्होंने क्या कर दिया, जल को गर्म किया, और जल को गर्म किया तो बॉयल होकर के जल जो है ऊपर वाइपर प्रेशर के माध्यम से या वाइपर के रूप में, यानी कि जल जो है जलवाष्प के रूप में ऊपर उठा, और जब ऊपर उठा तो यही जलवाष्प गया कहां पर, स्पार्क कक्ष में। और स्पार्क कक्ष में हमने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 1:2:1 के अनुपात में इकट्ठा किया, और जब हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया यानी कि 800 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया, तब ये सरल अणु जो है कई सारे बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं का निर्माण कर दिए, और यही बड़े बड़े कार्बनिक अणु ही आगे चल करके जीवन की उत्पत्ति के कारण बने। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, देखिए जीव द्रव्य के कई सारे घटक यहां पे तैयार हो जाते हैं। चूंकि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है, तो इस प्रकार से जीव द्रव्य के कई सारे घटक यहां पे बने। जैसे कार्बनिक अणुओं में देखिए यहां पे कौन कौन से पदार्थ बने, तो सबसे पहले शर्करा बनी, शर्करा के अलावा वसीय अम्ल यहां पे बने, इसके अलावा कई सारे वर्णक, तो कई सारे वर्णक का भी यहां पे निर्माण हो गया। इसके अलावा अमीनो एसिड बना, क्या बना, अमीनो एसिड बना। और आपको पता है कि अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं प्रोटीन, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। इसके अलावा ये पूरे के पूरे अमीनो एसिड बने थे, तो आप देख सकते हैं एलानिन बना, इसके अलावा ग्लाइसिन बना और ग्लूटामिक अम्ल बना। तो ये ग्लूटामिक अम्ल जो बना ये सारे के सारे क्या हैं, अमीनो एसिड हैं। तो अमीनो एसिड का निर्माण हुआ, इसके अलावा कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, शर्करा, वसीय अम्ल और वर्णक का निर्माण हुआ। और ये जब आपस में क्रिया करिए तो कार्बोहाइड्रेट के और बड़े सारे अणुओं का निर्माण हुआ। इसके अलावा वसाएं बनी, वसाओं के अलावा इसके अलावा प्रोटीन बने। तो यही तो जीव द्रव्य के भौतिक घटक होते हैं। तो कुल मिलाकर के मिलर एवं यूरो का प्रमाण भी यही कहता है कि जैव रसायनवाद से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। मतलब जीवन की उत्पत्ति में कार्बनिक पदार्थों की भूमिका अहम है। सबसे पहले जैव रसायन, कुछ रसायन रहे होंगे, उन रसायनों के माध्यम से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि उन रसायनों ने किसका निर्माण किया, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। और वही कार्बनिक यौगिक जीव द्रव्य के भौतिक आधार होते हैं, और यही कार्बनिक यौगिक ही आगे चल के जीवन की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बने। तो इस प्रकार से यहां पे उम्मीद करता हूं कि मिलर एवं यूरो का जो एक्सपेरिमेंट है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।